सॉलिड बने। तो उस अरेंजमेंट में क्या होती है, एक केटाइन के सराउंडिंग में हमारे पास नंबर ऑफ एनाइंस आ जाते हैं और एक एनाइन के सराउंडिंग में हमारे पास नंबर ऑफ केटाइंस आ जाते हैं, और इस नंबर को हम नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, आपके केटाइन के सराउंडिंग में कितनी एनाइंस अरेंज हैं, केटाइन के विसिनिटी में कितनी एनाइंस की नंबर हैं, उस नंबर को हम नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। या एक एनाइन के सराउंडिंग में कितनी केटाइंस हैं, केटाइंस की उस नंबर को हम नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलते हैं आयनिक क्रिस्टल का या आयनिक सॉलिड का, तो हम इजीली उस कोऑर्डिनेशन नंबर से स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक सॉलिड जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो रेडियस रेशियो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है to determine the coordination number of an ionic solid. Okay, coordination number in ionic रेडी में क्या रिलेशनशिप है। जब आपने यहाँ पे देखा तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आयनिक कंपाउंड्स होती है, और उन आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो है, ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट होती है। जब आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास एक केटाइन जो बीच में आपके पास एक छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं, तो ये जो हमारे पास है ये केटाइन है। तो केटाइन के सराउंडिंग में ये जो बड़े बॉल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बड़े बॉल जो है वो एनाइन है। तो आपके केटाइन के सराउंडिंग में 2 एनाइन है, और आप यूं कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्योंकि एक केटाइन के सराउंडिंग में 2 एनाइन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। और उस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से जो ज्योमेट्री बनेंगे आपके, इस अरेंजमेंट से जो आयनिक सॉलिड बनेंगे, उस आयनिक सॉलिड का ज्योमेट्री हम बाइनरी ज्योमेट्री कहते हैं। ओके, और सिमिलरली हमने ये भी डिस्कस की, अगर आप इस तरीके के आयनिक कंपाउंड को देखेंगे जहां पे आपके केटाइन के सराउंडिंग में 3 एनाइन आ रहे हैं, और इस अरेंजमेंट से जो आयनिक सॉलिड बनेंगे, उस आयनिक सॉलिड का एक ट्राइगोनल ज्योमेट्री होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। और अगर आपके पास 4 एनाइन एक केटाइन के सराउंडिंग में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गए, तो हम उस तरीके के आयनिक सॉलिड के जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो जितने भी हमारे पास डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स हैं, डिफरेंट ज्योमेट्री के आयनिक सॉलिड हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, कि आपका जो आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ओके, और यही जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिपेंड करते हैं रेडियस रेशियो पे। तो रेडियस रेशियो जो ही आपको पता चल जाते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता चलते हैं। और वंस वी गेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयनिक सॉलिड, और जब भी हमें एक आयनिक सॉलिड के कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलते हैं, हम उस आयनिक सॉलिड का ज्योमेट्री जो है इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, तो इस रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री ऑफ द आयनिक सॉलिड को डिटरमिन करने के लिए एक हमारे पास एक रूल है जिससे हम रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। तो हमारे पास रेडियस रेशियो रूल जो है वो बेसिकली एक सेट ऑफ रूल है, एक रूल है हमारे पास जो आपको डिटरमिन करते हैं रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो एंड द ज्योमेट्री ऑफ द आयनिक सॉलिड। ओके, तो जब आप यहाँ देखेंगे रेडियस रेशियो मैंने पहले भी कहा, रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। जब आप केटाइन को एनाइन के रेडियस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस रेशियो होती है। और जब भी आपके पास रेडियस रेशियो का वैल्यू ज्यादा आते हो, ओके, तो हमारे पास जो साइज है वो ज्यादा होगा, केटाइन का साइज ज्यादा होगा। जब आप रेडियस रेशियो और केटाइन का रिलेशनशिप देखते हैं तो ये डायरेक्टली रिलेट है। ओके, जितना आपका केटाइन का साइज ज्यादा हो, रेडियस ज्यादा हो, उतनी ही आपका रेडियस रेशियो का वैल्यू जो है वो ज्यादा आएंगे। और जितना हमारे पास रेडियस रेशियो का वैल्यू ज्यादा हो, उतनी ही आपका जो केटाइन के जो साइज हैं वो ज्यादा होंगे। और जितना केटाइन के साइज ज्यादा होंगे, उसके सराउंडिंग में हमारे पास एनाइन जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। तो जितना नंबर ऑफ एनाइन एक केटाइन के सराउंडिंग में ज्यादा हो, उतनी ही हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा वाले आयनिक सॉलिड बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले आयनिक सॉलिड बनेंगे। ओके, तो रेडियस रेशियो से हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट दी रेडियस ऑफ केटाइन, केटाइन के रेडियस के बारे में हमें बता देते हैं। जितना रेडियस का रेशियो ज्यादा हो तो साइज ऑफ द केटाइन जो है वो ज्यादा है। तो जितना साइज ऑफ द केटाइन ज्यादा हो तो लेटिस में, ओके, सॉलिड में आपके केटाइन के सराउंडिंग में एनाइंस की नंबर ज्यादा आएंगे, और जितना एनाइंस की नंबर ज्यादा आएंगे उतनी ही कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास ज्यादा होंगे। तो जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलते हैं तो हम ज्योमेट्री जो है इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, तो रेडियस रेशियो रूल में हमारे पास कुछ रूल्स दिया गया है, जैसे
हम इजीली रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन का वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। और जब भी आपको कैटाइन का साइज, कैटाइन का रेडियस और एनाइन का रेडियस आपको पता हो, तो हम रेडियस रेशियो इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। कैटाइन के रेडियस को हमने एनाइन के रेडियस से डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस रेशियो का वैल्यू आ गया। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं रेडियस रेशियो का, जिनसे हम इजीली डिटरमिन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो ही आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ द आयनिक सॉलिड, तो हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ आयनिक सॉलिड जो है वो पता चलते हैं। ओके, तो हमारे पास जो रेडियस रेशियो है, कोऑर्डिनेशन नंबर हैं और जो ज्योमेट्री है आयनिक सॉलिड का, वो एक दूसरे के साथ रिलेट किया हुआ है। और उनके लिए हमारे पास एक रूल है, जिस रूल को हम नाम दे देते हैं रेडियस रेशियो रूल। ओके, तो रेडियस रेशियो रूल में हमारे पास अगर आपका जो रेडियस रेशियो का वैल्यू ज्यादा आते हैं, कहाँ से, 0.155 से, 0.155 से थोड़ा सा भी बिलो हो, कम कम हो, 1.55 से नीचे नीचे जब भी आपके पास रेडियस आते हैं या रेडियस रेशियो का वैल्यू आते हो, तो इसका मतलब ये है जो आपका रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है वो कम है। और जब कम है तो कैटाइन का साइज कम है, कैटाइन का साइज कम है तो एनाइन उस कैटाइन के सराउंडिंग में ज्यादा नहीं आएंगे, या दो आएंगे या तीन आ सकेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दो होंगे हमारे पास अगर आपका 0.155 से बिलो हो। तो जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर टू है तो आप उस तरीके के आयनिक सॉलिड का जो ज्योमेट्री है वो लीनियर टाइप की ज्योमेट्री बनेंगे। ओके, और अगर आपका रेडियस रेशियो फॉल होती हो इन बिटवीन 0.155 टू 0.225, अगर आपका रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है इनके बीच में आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री है, क्योंकि अब रेडियस रेशियो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 0.155 से 0.225 में आ गया। तो जो ही आपका रेडियस रेशियो का वैल्यू इंक्रीज होंगे, कैटाइन का साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसके सराउंडिंग में एनाइन ज्यादा आ सकेंगे। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर तीन है हमारे पास अगर इस रेंज में आते हो। तो जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर तीन है तो उस अरेंजमेंट से जो आयनिक सॉलिड बनेंगे उसके जो ज्योमेट्री होंगे, वो ज्योमेट्री, उस ज्योमेट्री को हम ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आपके आयनिक सॉलिड का कब होंगे, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर तीन हो। और कोऑर्डिनेशन नंबर तीन कब होंगे, जब आपके रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है वो इस वाले रेंज में। ठीक है, और अगर आपके पास 0.225 से लेके वो 0.414 की तरफ चले जाते हैं, इनके बीच में अगर आपके पास रेडियस रेशियो आते हो, मीन्स रेडियस रेशियो फिर से इंक्रीज हुआ, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होंगे। ओके, क्योंकि कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, उसके सराउंडिंग में एनायन और ज्यादा आएंगे। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर से, उस तरीके के जो आयनिक सॉलिड बनेंगे, उस आयनिक सॉलिड का जो ज्योमेट्री होंगे वो हमारे पास टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री बनेंगे। ओके, जैसे हमारे पास है जिंक सल्फाइड है, कॉपर क्लोराइड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ये भी आयनिक सॉलिड है। इन आयनिक सॉलिड के जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेंगे, जिसमें आपका जिंक कैटायन है, सल्फाइड जो है वो एनायन है। तो जिंक के सराउंडिंग में सल्फाइड चार आएंगे, और उस अरेंजमेंट से हमारे पास जो सॉलिड बनेंगे उस तरीके के सॉलिड को हम टेट्राहेड्रल आयनिक सॉलिड कहेंगे। और उस तरीके के सॉलिड का जो ज्योमेट्री है आयनिक सॉलिड का, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेंगे। सेम उसी तरह अगर आप कॉपर क्लोराइड को देखेंगे तो कॉपर जो है वो कैटायन में एग्जिस्ट करते हैं, सीएल जो है वो एनायन में एग्जिस्ट करते हैं। और कॉपर के सराउंडिंग में छह क्लोरीन जो है वो आ जाते हैं, छह क्लोरीन अरेंज होंगे कॉपर के सराउंडिंग में। तो उस अरेंजमेंट से हमारे पास एक टेट्राहेड्रल आयनिक सॉलिड बनेंगे। ओके, और अगर आपका रेडियस रेशियो जो है 0.414 से 0.732 के रेंज में आते हो, रेडियस रेशियो इंक्रीज हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर फर्दर इंक्रीज हुआ, क्योंकि कैटायन का साइज ज्यादा हो रहा है। तो जितना कैटायन का साइज ज्यादा होंगे, उतनी ही उनके सराउंडिंग में एनाइन की जो नंबर है वो ज्यादा आ सकेंगे, नंबर ज्यादा होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो रहा है, और जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होंगे, तो हम उस तरीके के जो आयनिक सॉलिड हैं उस आयनिक सॉलिड को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और उसके जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम एज ए कैटायन, इसके सराउंडिंग में छह क्लोरीन आते हैं। हर इस जब आप सोडियम क्लोराइड के पूरे लेटिस में देखेंगे तो हर सोडियम के सराउंडिंग में छह क्लोरीन आएंगे। चार एक ही प्लेन पे होगा, एक क्लोरीन के ऊपर, सोडियम के ऊपर होंगे, एक क्लोरीन जो है सोडियम के नीचे होंगे। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को हम नाम दे देते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। पास ये एग्जांपल है।
और अगर आपका रेडियस रेशियो फॉल होती हो इन द रेंज ऑफ 0.732 to 1 मींस इंक्रीज हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गए, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गए इसका मतलब ये है कि आपका जो ज्योमेट्री है वो क्यूबिक टाइप की ज्योमेट्री बनेंगे। उस तरीके के आयनिक सॉलिड को हम क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे हमारे पास है सीजियम क्लोराइड है, अमोनियम ब्रोमाइड है, सीजियम हमारे पास कैटायन है, क्लोराइड जो है वो हमारे पास एनायन है। तो सीजियम के सराउंडिंग में 8 क्लोराइड आ जाते हैं, और उस अरेंजमेंट से जो आयनिक सॉलिड बनेंगे उस आयनिक सॉलिड को हम क्यूबिक आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, उसका ज्योमेट्री जो है वो क्यूबिक टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। 8 मींस एक कैटायन के सराउंडिंग में 8 एनायन आ जाते हैं। ओके, और अगर आपका जो रेडियस रेशियो है वो 1 है या 1 से ज्यादा है तो उस तरीके के आयनिक कंपाउंड के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है, और उस तरीके के आयनिक कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री को हम नाम दे देते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। जैसे हमारे पास मेटल्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन मेटल होता है, निकल मेटल होता है, तो उस तरीके के मेटल के जो ज्योमेट्री है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप के स्ट्रक्चर होती है। इसलिए हम इस तरीके के आयनिक सॉलिड को क्लोज पैकिंग आयनिक सॉलिड कहते हैं, और उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रूल, जिस रूल को हम नाम देते हैं रेडियस रेशियो रूल। जब आपको ये वाली जो रेडियस रेशियो रूल का ये वैल्यूज पता हो, ये वैल्यूज अगर आपको पता हो तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, और जब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलते हैं तो हम डायरेक्टली उनका ज्योमेट्री जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड हमारे पास लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, रेडियस रेशियो रूल में कुछ लिमिटेशन रहा है, क्योंकि जो रेडियस रेशियो है वो डिटरमिन किया है, रेडियस का जो रेडियस रेशियो रूल में जो रेडियस रेशियो का जो वैल्यू दिया है वो कैलकुलेट किया है बाय एज्यूमिंग दैट द कैटायन एंड एनायन आर स्फेरिकल। ठीक है, जो कैटायन और एनायन है उसको ये मान के हमने इसको ये मान के रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है वो निकाला गया है कि आपका जो कैटायन और एनायन जो है वो स्फेरिकल है। ओके, लेकिन जनरली जब आप देखते हैं एक्चुअल में तो कैटायन और एनायन जो है वो स्फेरिकल नहीं रहता है। जब आप कैटायन और एनायन को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो इन दोनों में अट्रैक्शन होती है, और उस अट्रैक्शन की वजह से कैटायन और एनायन के जो शेप है वो डिस्टॉर्ट होती है, वो स्फेरिकल नहीं रहती है, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होती है, वो पोलराइज होती है। ठीक है, तो जब पोलराइजेशन होती है, डिस्टॉर्शन होती है, तो जो कैटायन और एनायन के जो रेडियस है वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, और जब आपको रेडियस कैटायन और एनायन का थोड़ा सा चेंज हो तो उस वजह से रेडियस रेशियो का वैल्यू भी हमें चेंज आ जाएंगे। ठीक है, तो जो लिमिटेशन है यहाँ पे रेडियस रेशियो का वो सिर्फ रेडियस रेशियो रूल का, तो रेडियस रेशियो रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, उस तरीके के आयनिक सॉलिड में जिस आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन जो है वो परफेक्टली स्फीयर हो, आपके कैटायन और एनायन परफेक्ट स्फीयर हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड हमारे पास कुछ ऐसे आयनिक सॉलिड हैं हमारे पास बहुत सारे जिनमें आपके कैटायन और एनायन जो है वो स्फेरिकल नहीं रहता है, उनका जो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हो जाती है, और उस वजह से जो रेडियस रेशियो रूल है उन तरीके के आयनिक सॉलिड में आयनिक सॉलिड पर एप्लीकेबल नहीं है। हम उस तरीके के आयनिक सॉलिड का एग्जैक्ट जो ज्योमेट्री है, जो एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आप इस रेडियस रेशियो रूल से डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये एक लिमिटेशन है। ओके, and next it does not account the polarization of ions। और जब आप रेडियस रेशियो रूल को हम कंसिडर करते हैं तो रेडियस रेशियो रूल में पोलराइजेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअल में पोलराइजेशन होती है, वो हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन किसे कहते हैं। तो ये जो दो लिमिटेशन है हमारे पास रेडियस रेशियो रूल का, वन इज ये वाली जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है उस तरीके के आयनिक सॉलिड का पे जिस आयनिक सॉलिड के कैटायन और एनायन स्फीयर हो, कैटायन और एनायन का जो शेप हो वो स्फीयर हो। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड का कैटायन और एनायन स्फीयर नहीं होती है, इसलिए उस तरीके के आयनिक सॉलिड पे ये जो रेडियस रेशियो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है। एक ये लिमिटेशन हुआ,
और दूसरा जो लिमिटेशन है, इट डज नॉट अकाउंट द पोलराइजेशन ऑफ आयंस। आयंस के पोलराइजेशन पे कोई भी को आयंस के पोलराइजेशन को कंसिडर नहीं करते हैं रेडियस रेशियो रूल में। ठीक है, पोलराइजेशन मींस जब केटायन और एनायन एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो केटायन एनायन पे असर करते हैं और उस वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट हैं, इनके जो जो शेप हैं वो डिस्टॉर्ट होती है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉट्स ऑफ एनाइन या केटाइन को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। तो ये जो पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो रेडियस रेशियो रूल में अकाउंट नहीं है, वो इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो ये दो लिमिटेशन है रेडियस रेशियो रूल का। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो है सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड का सोल्युबिलिटी क्या है इन वाटर, और उस सोल्युबिलिटी में हमारे पास एक पैरामीटर आते हैं जिस पैरामीटर को हम नाम देते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, ओके। तो सोल्युबिलिटी मींस जब आप एक आयनिक सॉलिड को वाटर में डालते हैं तो वो डिसॉल्व होती है। ओके ओके, तो डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को हम नाम देते हैं सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी मींस द टेंडेंसी ऑफ ए सॉलिड टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में सॉलिड की जो टेंडेंसी है डिसॉल्व होने की, उस टेंडेंसी को हम नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक सॉलिड है। ओके, और जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल देते हैं तो वाटर में सोडियम क्लोराइड इजीली डिसॉल्व होती है। ओके, अब डिसॉल्व होने के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो रैप्चर होनी चाहिए। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो ब्रेक होनी चाहिए। क्रिस्टल मींस सोडियम क्लोराइड का जब आप एक सॉलिड ले लेते हैं तो हमारे पास मिलियंस ऑफ सोडियम कैटायन होंगे, मिलियंस ऑफ Cl नेगेटिव होंगे, और ये जो कैटायन और एनायन है वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं ड्यू टू दी आयनिक बॉन्ड। उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल देते हैं तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कब होंगे, जब उसका क्रिस्टल ब्रेक होगा। जब आपके सोडियम क्लोराइड के सोडियम और क्लोराइड के बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, वो ब्रेक होना चाहिए, तभी आपका जो आयनिक सॉलिड है वो उस सॉल्वेंट में वाटर में डिसॉल्व होंगे। तो डिसॉल्व होने के लिए आयनिक सॉलिड का जो क्रिस्टल है वो रैप्चर होनी चाहिए, वो ब्रेक होनी चाहिए। ब्रेक मींस कैटायन और एनायन के बीच के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होनी चाहिए। ओके, तभी एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो आप उस कैटायन और एनायन के बीच के जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने हमें कुछ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रैप्चर द लेटिस, जो सॉलिड है हमारे पास, उस सॉलिड को ब्रेक करने के लिए कैटायन और एनायन के बीच के जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हैं। जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उस वक्त एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जब बॉन्ड बनते हैं उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो यहाँ पे आपका सोल्युबिलिटी के लिए आपका जो आयनिक सॉलिड है वो एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए कैटायन और एनायन के जो आयनिक बॉन्ड है वो ब्रेक होनी चाहिए, और ब्रेकिंग के लिए हमें कुछ एनर्जी लगता है। और वो एनर्जी कहाँ से आते हैं, वो आते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द आयंस रिजल्टिंग सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ठीक है, जब आपका सोडियम और क्लोरीन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होता है, उस ब्रेकिंग के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आप बाहर से देने की जरूरत नहीं होता है, वो खुद ब खुद आपके सोल्यूशन में जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है, जब आपके पास सोडियम एज ए कैटायन बनेंगे और यहाँ पे Cl नेगेटिव एज ए क्लोराइड होंगे, कैटायन और एनायन, इन कैटायन और एनायन पे चार्ज होने की वजह से, और वाटर जो है वो आयनिक सॉल्वेंट है, वाटर में भी चार्ज होती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होती है, और क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, और उस वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, और उस वजह से हम वाटर को आयनिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल पे चार्ज मौजूद है, और आपके सोडियम पे भी चार्ज मौजूद है, क्लोरीन पे भी चार्ज मौजूद है। तो क्या होगा, जो ही आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल देते हैं तो वाटर में डालने से इस सोडियम पॉजिटिव के सराउंडिंग में भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, और इस Cl नेगेटिव के भी सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, और इस तरीके को हम नाम देते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन हम कहते हैं, सॉल्वेशन मींस द molecules of the solvent
गेट सराउंडेड टू ए पर्टिकुलर आयंस, एक पर्टिकुलर आयंस के सराउंडिंग में सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल आने को हम नाम देते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, तो जब आप एक आयनिक सॉलिड को वाटर में डाल देते हैं तो उस वजह से क्या होती है, उन आयनिक सॉलिड के केटायन और एनायन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे आ जाते हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम, सोडियम पे हमें पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर का जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड मींस वाटर वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन वाला आपके सोडियम की तरफ आएंगे, और यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में बॉन्ड बनते हैं। उस वजह से, उस इंट्रैक्शन की वजह से आपके एक आयंस के सराउंडिंग में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और जब आप Cl नेगेटिव को देखेंगे तो Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का कौन सा हिस्सा आएंगे, पॉजिटिव वाला हिस्सा आएंगे। पॉजिटिव हिस्सा मीन्स वाटर का जो H वाला H है, हाइड्रोजन है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, वो हाइड्रोजन क्लोरीन के सराउंडिंग में आएंगे। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, फिर से इनके बीच में एक बॉन्ड बनेंगे। तो जब वाटर पे आयंस, वाटर में आयंस आ जाते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड डाल देते हैं, तो उस आयनिक सॉलिड वाटर में आयनिक सॉलिड आने की वजह से हर आयनिक सॉलिड के आयंस को जो सॉल्वेंट है आपका, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो सॉल्वेट करते हैं, और उस वजह से सॉल्वेंट और आपके आयंस के बीच में इंट्रैक्शन डेवलप होती है। आप यूं कह सकते हैं बॉन्ड डेवलप होती है। तो जब भी आपका बॉन्ड डेवलप होती है तो वहां से क्या रिलीज होगा, वहां से एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका बॉन्ड बनते हैं, इंट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस की वजह से, आयंस के सराउंडिंग में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आने की वजह से आयंस और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन बनता है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बनता है, आप यूं कह सकते हैं बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड बनने की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वही अमाउंट ऑफ एनर्जी इस लेटिस को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज होती है, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं साल्वेशन एनर्जी। तो साल्वेशन एनर्जी मीन्स energy released when an ions get surrounded by solvent molecule। जब एक ions solvent molecule से सराउंड हो जाती है, solvent molecule के साथ इंट्रैक्शन में आ जाते हैं, तो उस वक्त कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं साल्वेशन एनर्जी, और यही साल्वेशन एनर्जी आपके आयनिक क्रिस्टल को क्या कर लेते हैं, ब्रेक करते हैं। अगर आपका साल्वेशन एनर्जी कम हो, साल्वेशन एनर्जी मींस जब आपने एक आयनिक सॉलिड को वाटर में डाल दिया, तो जो ही आपने वाटर में डाल दिया तो आयनिक सॉलिड के कैटायन और एनायन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आ गया, लेकिन उस आयंस और सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रैक्शन है वो वीक इंट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, तो जब आपका इंट्रैक्शन कमजोर होगा तो जो एनर्जी रिलीज होंगे वो एनर्जी भी कम होंगे। आप यूं कह सकते हैं साल्वेशन एनर्जी कम है। तो साल्वेशन एनर्जी अगर कम हो एज कंपेयर टू कैटायन और एनायन के बीच के जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आयनिक सॉलिड के कैटायन और एनायन के बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है ना, तो उस ब्रेकिंग के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी साल्वेशन एनर्जी के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो जो साल्वेशन एनर्जी आपको मिल रहा है वो कम हो अगर आपके इस एनर्जी, इस कैटायन और एनायन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है उससे कम हो, तब उस तरीके के आयनिक सॉलिड जो है उस सॉल्वेंट में, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, एक आयनिक सॉलिड को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो आयंस है आयनिक सॉलिड का, उस आयंस और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, सॉल्वेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, तभी जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। और जो ही वो एनर्जी ज्यादा रिलीज होंगे सॉल्वेशन एनर्जी, तब वो एनर्जी जो है आपके कैटायन और एनायन को ब्रेक कर सकेंगे, आपके कैटायन और एनायन अलग अलग होंगे, और आपका आयनिक सॉलिड जो है वो वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर इज, जब भी आप एक आयनिक सॉलिड को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, आप डाल देते हैं, तो वो आयनिक सॉलिड उस सॉल्वेंट में तब डिसॉल्व होंगे, ठीक है, तब ब्रेक होंगे जब आपके आयनिक सॉलिड का जो कैटायन और एनायन
का जो इंट्रैक्शन है उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ वो ज्यादा हो, आप यूं कह सकते हैं साल्वेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो, तब वो वाली जो आयनिक सॉलिड हैं वो डिजोल्व होंगे। फॉर एग्जांपल, हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं और सोडियम क्लोराइड को हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट मींस जिस पे कोई भी केटायन और एनायन नहीं है। जैसे वाटर है, वाटर वो पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है। तो नॉन पोलर मींस उस तरीके के सॉल्वेंट जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर आप उस तरीके के नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर आप एक आयनिक सॉलिड को डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड हमारे पास सोडियम और सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम के सराउंडिंग में वो सॉल्वेंट नहीं आएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो वो सोडियम के सराउंडिंग में आएंगे, ना वो Cl नेगेटिव के सराउंडिंग में आएंगे। और जब आयंस के सराउंडिंग में आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं आएंगे तो उनके बीच में इंट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा, और जब इंट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेंगे आपके केटायन और एनायन और सॉल्वेंट के बीच में। तो जब बॉन्ड नहीं बनेंगे तो साल्वेशन एनर्जी रिलीज नहीं होगा, और जब साल्वेशन एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो आपका आयनिक सॉलिड के केटायन और एनायन का जो बॉन्ड है वो रैप्चर नहीं होंगे, आयनिक सॉलिड जो है उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो डिसॉल्व होने के लिए आपका जो आयनिक सॉलिड डिसॉल्व होने के लिए आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट होनी चाहिए। जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होती है, साल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ साल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है, और वही साल्वेशन एनर्जी जो है आपके आयनिक क्रिस्टल को रैप्चर करते हैं, ठीक है। और आयनिक सॉलिड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में साल्वेशन एनर्जी रिलीज नहीं होता है, और जब साल्वेशन एनर्जी रिलीज नहीं होता है तो आपका आयनिक सॉलिड जो है वो रैप्चर नहीं होती। तो जितने भी हमारे पास साल्वेशन है, साल्वेशन मीन्स एक आयंस के सराउंडिंग में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आना, तो जितने भी हमारे पास साल्वेशन है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मीन्स जब भी आपके एक आयंस के सराउंडिंग में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आते हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा। सॉल्वेंट पे भी अगर चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, तो उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होगा, एक बॉन्ड बनेंगे, और उस बॉन्ड बनने के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। और जब भी आपके प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है तो उस तरीके के प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो जो साल्वेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, और अगर आपका जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ साल्वेशन एनर्जी, वो एक कंसिडरेबल अमाउंट में हो, वो काफी एनर्जी रिलीज हो रहा हो, तब आपका जो सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल लैटिस है